नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी। वी आर डिस्कसिंग बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब इस चैप्टर के लास्ट के कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स और बचे हैं, जहां आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बायो एथिक्स इन डिटेल। अब इसमें जो वर्ड एथिक्स है, छोटा सा ही टॉपिक है, बड़ा आसान सा टॉपिक है बेटा। एथिक्स का मतलब होता है सोशली एक्सेप्टेबल मॉरल ड्यूटीज। ओके, ड्यूटी यानी फर्ज, हमारा क्या कर्म, हमारा क्या फर्ज बनता है समाज की तरफ। ओके, जो समाज एक्सेप्ट कर सके। सो समाज से एक्सेप्ट किया जाने वाला हमारा जो फर्ज है वो, उसके साथ साथ हमारा कंडक्ट, हमारा बिहेवियर और जजमेंट, ये सबको एथिक्स बोलते हैं। सो कभी भी हम लोग बोलते हैं ना कि एक एथिक्स होना चाहिए, यानी एक डिसिप्लिन होना चाहिए। हम सबको एक डिसिप्लिन के अनुसार जीना चाहिए, जिसके हिसाब से समाज में शांति बनी रहे। इसको एथिक्स बोलते हैं बेटा। Okay, ethics regulates the community behavior by setting standard rules। यानी कैसा ना, एथिक्स की वजह से कम्युनिटी में बिहेवियर का ना एक डिसिप्लिन बना रहता है। ओके, वरना क्या होगा, हर कोई अपने मुताबिक कुछ भी करेगा। अब टॉपिक है बायो एथिक्स। अब बायो एथिक्स में बायो वर्ड क्यों आया? क्योंकि जिस तरह से हम समाज में रहने के समय डिसिप्लिन बनाए रखते हैं, हमारा जो कंडक्ट है, हमारा जो बिहेवियर है, हमारे जो फर्ज है समाज की तरफ, ओके, वो एक डिसिप्लिन, एक दायरे में रह के, एक लिमिट में रह के हम करते हैं। उसी तरह से जितना भी रिसर्च हम बायो में करते हैं, बायोलॉजी में जितने भी नए नए टेक्निक्स का इस्तेमाल हम करते हैं, वो भी हमको एथिक्स में रहकर, यानी लिमिट में रहकर करना चाहिए, ताकि समाज का फायदा हो, किसी भी प्राणी को, किसी भी ऑर्गेनिज्म को नुकसान नहीं पहुंचे। टेक्स्ट बुक का थियरी पॉइंट्स है, इसलिए मैंने बोर्ड वर्क ऑलरेडी करके रखा है बेटा। ओके, सारे थियरिटिकल पॉइंट्स है, पर कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है बेटा। अब बायो एथिक्स का मतलब क्या होता है? Bioethics helps to study moral vision, decision and policies of human behavior in relation to biological phenomenon or events। So biological phenomena यानी बायोलॉजी में कितना भी हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके कोई भी कंडीशन या फिर कोई भी फिनोमिना को अगर देखते हैं, so उसके प्रति हमारा क्या बिहेवियर है, उसको हम लोग है ना बायो एथिक्स बोलेंगे बेटा। ओके, यानी अगर मैं कोई भी बायोलॉजिकल फिनोमिना, जैसे समझो स्पर्म बैंक। सो स्पर्म बैंक में कैसा है, स्पर्म डोनेट किया जाता है और वो स्पर्म किसी और को दिया जाता है फॉर प्रेगनेंसी। ओके, बट ये डोनेट करना, ओके, तो डोनर की आइडेंटिटी छुपा के रखो, ताकि डोनर कल को आके बोले नहीं कि भाई ये बच्चा तो मेरे स्पर्म से हुआ है, और परिवार में झगड़ा होगा तो कम्युनिटी में डिस्टर्बेंस होगा। यानी बेसिकली स्पर्म बैंक में भी डोनेशन के टाइम पे और स्पर्म लेने के टाइम पे बहुत सारा लिखा पढ़ी होता है, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, और ये जो दायरा बनाया जाता है, इसको हम बोलते हैं बायोएथिक्स। तो देखो, हम बायोलॉजी में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इसका इस्तेमाल करते हैं, यानी टेस्ट ट्यूब बेबी, स्पर्म बैंक करते हैं, जीन थेरेपी, अलग अलग जीन्स का ट्रीटमेंट करते हैं, डिफेक्टिव जीन्स को निकाल देते हैं, अच्छे जीन्स को डाल देते हैं, क्लोनिंग करते हैं, वी आर क्रिएटिंग आइडेंटिकल कॉपीज। ओके, जीन मैनिपुलेशन करते हैं, यूथनेशिया करते हैं। यूथनेशिया इज, ये बहुत ही अलग ही टॉपिक है। यूथनेशिया का मतलब होता है पीसफुल डेथ, सो एज टू इंड्यूस डेथ इन अ पेशेंट, so as to free him from excessive pain। समझो एक पेशेंट बहुत ही ज्यादा दर्द में है और हमको पता है कि उसका आगे इलाज नहीं हो सकता है, ओके, और इस तरह का दर्द बने रहेगा। सो ऐसे सफरिंग के साथ जीना उससे बेटर है कि द डेथ इज इंड्यूस्ड टू द पेशेंट। ओके, इसके भी बहुत सारे टर्म्स और कंडीशंस होते हैं बेटा। सो यूथनेशिया भी करवाया जाता है। कोमाटोज पेशेंट, जो पेशेंट अगर कोमा में है तो उसका ख्याल रखना, कैसे बिहेव करना है हमको, कैसे बिहेव नहीं करना है। भले वो पेशेंट कोमा में है, फिर भी उसके प्रति मान सम्मान की भावना होनी चाहिए बेटा। ओके, ये सब आता है बायो एथिक्स में, जो तुमको डिसिप्लिन सिखाता है कि बायोलॉजी में किस हिसाब से तुमको है ना बिहेव करना है,
किस हिसाब से तुमको रिसर्च करना है, क्या तुम्हारे लिमिट्स है, ओके, क्या तुम्हारे वैल्यूज होने चाहिए, क्या तुम्हारे ड्यूटीज है, क्या तुम्हारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ओके, ये सब का सब बायो एथिक्स में आता है बेटा। ओके, नेक्स्ट, इनफैक्ट आप लोग को एक और बात मैं बता दूं, आई स्टिल रिमेंबर फर्स्ट ईयर मेडिकल में ना, जब हम लोग डेड बॉडी कट करते हैं, डाइसेक्शन करते हैं, और ह्यूमन बॉडी में स्कल है, बोन्स है, ये सब का जब हम लोग यूज करते हैं स्टडीज में, ओके, तो कई बार कैसा होता है ना, हम लोग जब फर्स्ट ईयर मेडिकल में, क्योंकि हम लोग यंग है, एक्साइटेड है, उत्सुक है, तो हम लोग कई बार है ना इसके साथ मस्ती करने लगते हैं। वी सी सो मेनी मेडिकल स्टूडेंट्स, वो स्कल बोन के साथ कैसा है ना, उसके नाक में या आंख में ऐसा पेन डाल देंगे, फिर फोटो लेंगे, ओके, राइट, और जो डेड बॉडी है उसके साथ भी इस तरह का हरकतें करते हैं। आई स्टिल रिमेंबर, तो फर्स्ट ईयर मेडिकल में सिखाया जाता है, सारे के सारे टीचर्स स्टार्टिंग में ही कह देते हैं बायो एथिक्स, यानी हमारी ड्यूटी बनती है कि हम इन सारे स्पेसिमेन को, इन बायोलॉजिकल चीजों को, इन बायोलॉजिकल पार्ट्स को रिस्पेक्ट की नजर से देखें। तो ये हमारा बिहेवियर होना चाहिए, क्योंकि ये डेड बॉडी है, इसीलिए तो हम सीख पा रहे हैं और डॉक्टर बन पा रहे हैं। ओके, सो वी शुड नेवर डू दैट, ओके, राइट। सो ये सब मस्ती मजाक करना, ओके, राइट, और लिमिट के बाहर जाके इन स्पेसिमेन का, सैंपल का मजाक उड़ाना, ये सब गलत बात है बेटा। ओके, सो एज अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, एज अ सेंस ऑफ एथिक्स, हम लोग को है ना ये सब दायरे में रखना चाहिए। तो सोचो, इसी फील्ड में नहीं, बायोलॉजी के सभी फील्ड में, खाली मेडिकल फील्ड में नहीं, ओके, चाहे वो आईवीएफ हो, स्पर्म बैंक हो, जीन थेरेपी हो, कोमाटोज पेशेंट हो, प्रीनेटल जेनेटिक सिलेक्शन हो, प्रीनेटल यानी बिफोर बर्थ, जन्म से पहले ही अगर मैं कोई जीन में मैनिपुलेशन कर रहा हूँ, तो वो सब भी है ना एक लिमिट में, एक दायरे में होना चाहिए बेटा। What we should do and what we should not do is bioethics. Okay? एक नया वर्ड है यूजेनिक्स। इसका मीनिंग क्या है? Improving humans by selective mating। ये तो बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट है, यानी इंसान की प्रजाति को बेहतर बनाने का बाय सिलेक्टिव मेटिंग, यानी रिप्रोडक्शन किससे करना है ना, वो सिलेक्टेड क्वालिटीज के इंडिविजुअल के साथ ही रिप्रोडक्शन करवाया जाएगा। कैसा मैं बताता हूँ, जैसे समझो एक जन को डायबिटीज है, या फिर एक जन को सिकल सेल एनीमिया है, राइट। अब ये अगर किसी और से रिप्रोड्यूस करेगा और उसको भी डायबिटीज या सिकल सेल एनीमिया निकला, तो उसके बच्चे में ये बीमारी आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सो क्यों ना इसका रिप्रोडक्शन में, इसका मेटिंग में सिलेक्टिव तरीके से कर रहा हूँ, एक ऐसे इंडिविजुअल के साथ कर रहा हूँ जिसके सारे जीन्स हेल्दी हैं, तो उसके वजह से आने वाले बच्चे में बीमारी आने के चांसेस कम हो जाए। और ऐसे फील्ड ऑफ बायोलॉजी को हम लोग बोलेंगे यूजेनिक्स। ईयू जैसे हमने पढ़ा था, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। सो ईयू मींस एडवांस्ड और जेनिक मतलब जीन्स। सो हम लोग जीन्स को एडवांस्ड, बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट, फिर हम लोग ने ट्रांसजेनिक एनिमल्स का कॉन्सेप्ट भी लाया इसमें। ओके, एनिमल्स के सारे फीलिंग्स को हमने वॉयलेट किया, उनको डिस्टर्ब किया। ओके, एनिमल्स में इंजेक्शंस मारते हैं हम, तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो कहीं ना कहीं कैसा ना कि हमारा रिसर्च, हमारा एक्सपेरिमेंट कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव ना हो जाए और इन जानवरों को कुछ ज़्यादा ही नुकसान ना पहुंचाए। ओके, सो इसके सारे कायदे कानून लिखे जाते हैं। ओके, और इस सारे के सारे डिसिप्लिन को हम बोलते हैं बायो एथिक्स। मैं ये वर्ड बार बार बोल रहा हूँ, बायो एथिक्स आसान सा टॉपिक है। ओके, अब हमको ये सीखना है कि ये कायदा कानून, ये डिसिप्लिन, ये हमारा जो फर्ज बनता है, ये सब क्यों एक लिमिट में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये रिसर्च, ये सब अगर अनकंट्रोल हो गया या हद से ज्यादा हो गया या जाने अनजाने में या अगर किसी को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसकी देखरेख करना जरूरी है। सो वहां बायो एथिक्स बहुत जरूरी हो जाता है बेटा। अब जैसे इफेक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखो, बायोटेक्नोलॉजी का इफेक्ट एनवायरमेंट पे भी है और बायोटेक्नोलॉजी का इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, इंसान के सेहत पर भी है बेटा। ओके, अब पर्यावरण में क्या नुकसान पहुंचता है, नया पॉइंट है, ध्यान दें। क्रॉप्स ऑफ राउंड अप सोयाबीन। अब राउंड अप क्या है? राउंड अप एक तरह का हर्बिसाइड है। राउंड अप एक तरह का हर्बिसाइड है। फोन बज रहा है, 2 मिनट बेटा। हाँ, ओके, सो राउंड अप ना एक तरह का हर्बिसाइड है, यानी हर्ब्स को मार देता है बेटा। अब क्या है ना, क्रॉप्स ऑफ राउंड अप सोयाबीन इज कॉन्फरिंग रेजिस्टेंस टू नेबरिंग प्लांट। हमने ना एक सोयाबीन बनाया है, ओके, जिसमें हर्बिसाइड है, राउंड अप उसका नाम रखा गया है।
ओके, जिसके मदद से है ना वो हर्ब्स को मारने की क्वालिटी रखता है। अब ये सोयाबीन जो है जिसमें राउंड अप नाम का हर्बिसाइड है, ओके, तो उसके आजू बाजू में जितने भी प्लांट्स है, ओके, उनमें ये हर्बिसाइड के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप होने लगता है। ओके, और ये रेजिस्टेंस आता कहां से है? इस राउंड अप सोयाबीन से। द एक्चुअल पॉइंट इज कैसा है ना कि समझो अगर मैंने एक प्लांट में छेड़छाड़ कर दिया, ये सोयाबीन में मैंने छेड़छाड़ कर दिया, तो ये सोयाबीन और बाकी के जो प्लांट्स हैं उनका पॉलिनेशन तो होगा ही बेटा, पोलन ग्रेन्स उड़ के इधर उधर तो जाएंगे। तो उसके हिसाब से कैसा ना, जो क्वालिटी इनमें है वो क्वालिटी शायद किसी और प्लांट्स में भी आ जाए जाने अनजाने में। ओके, सो किसी ना किसी एनवायरमेंटल प्रोसेस के वजह से ये क्वालिटी ट्रांसफर होता है बेटा आजू बाजू के प्लांट्स में। सो राउंड अप सोयाबीन याद रखना। नेक्स्ट, देयर आर इफेक्ट्स ऑन अनटारगेटेड स्पीशीज आल्सो। ओके, जैसे बीटी कॉर्न, फुल फॉर्म याद है ना, चैप्टर में सिखाया था मैंने बेटा। ओके, मेरे बेसिक्स के लेक्चर देखो जाके, इसमें लगभग 7-8 लेक्चर ऑलरेडी मैं ले चुका हूं बेटा। बैसिलस थुरिंगिएंसिस, सो एक मकई है, कॉर्न, भुट्टा खाते ना बेटा। ओके, अब इसमें मैंने बैसिलस थुरिंगिएंसिस का जीन डाल दिया, उसके मदद से ये अब पेस्टिसाइड बनाने लगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि कॉर्न प्लांट में अगर मैंने एक बैक्टीरिया का जीन डाल दिया, बैसिलस थुरिंगिएंसिस का जीन डाल दिया, इसके मदद से ये पेस्टिसाइड बनाने लगा। अब इसको कोई भी पेस्ट खाएगा ना वो मर जाएगा। तो फार्मर होने के नाते मेरा फायदा है, क्योंकि मुझे इस प्लांट पे पेस्टिसाइड छिड़कने की जरूरत नहीं। अब इस प्लांट में खुद ब खुद पेस्ट से लड़ने की क्षमता आ गई है। पर ये जो पेस्टिसाइड बनाने लगता है ना ये प्लांट, ये तो टारगेटेड पेस्ट को तो मारता ही है, बुरे वाले पेस्ट को तो मारता ही है, अच्छे वाले पेस्ट को भी मार देता है। यहां देखो, बीटी कॉर्न जो पेस्टिसाइड बनाता है ना वो बेचारी बटरफ्लाई को मार दे रहा है, मोनार्च बटरफ्लाई। अब ये सब तो पॉलिनेटर्स है ना, ये सब तो अच्छे पेस्ट होते हैं, अच्छे कीड़े मकोड़े होते हैं। तो कई बार हमारे रिसर्च का कैसा है ना, लेने के देने पड़ जाते हैं। यानी हम पेस्टिसाइड बनाया ताकि बुरे लोग मरे, पर बुरे लोग के साथ अच्छे लोग भी तो मर रहे हैं ना। मोनार्च बटरफ्लाई का भी डेथ हो रहा है बीटी कॉर्न के वजह से। सो देयर आर इफेक्ट्स ऑन अनटारगेटेड स्पीशीज आल्सो, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। रिसर्चर्स यूज्ड अ जीन फ्रॉम ब्राजील नट। ब्राजील नट, ओके, प्लांट है जिसमें से एक जीन निकाला गया, और वो जीन किस में डाला गया देखो, टू प्रोड्यूस मेथियोनिन इन सोयाबीन। अब देखो किस तरह का रिसर्च हुआ। ब्राजील नट प्लांट में से एक जीन निकाला गया और सोयाबीन में डाल दिया, ताकि सोयाबीन में मेथियोनिन नाम का अमीनो एसिड्स बनने लगे। ओके, मेथियोनिन नाम का अमीनो एसिड बनने लगे और ये सोयाबीन बेहतर वेराइटी बन जाए। पर देखो उल्टा ही हो गया। अब ये सोयाबीन की वजह से लोगों को तरह तरह की क्या होने लगी, एलर्जी होने लगी। और ऐसे सोयाबीन को बोलते हैं बायोटेक सोयाबीन। तो यही तो हमको सीखना है बेटा। बायोएथिक्स हमको क्या बोलता है, डिसिप्लिन, कि तुम्हारे बिहेवियर से, तुम्हारे रिसर्च के वजह से, तुम्हारे साइंटिफिक डिस्कवरी के वजह से, या कोई नए रिसर्च के वजह से जाने अनजाने में समाज में या फिर किसी और ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। ओके, सो बायोटेक सोयाबीन बनाया गया, मेथियोनिन, उसमें अमीनो एसिड डालने की इंटेंशन अच्छा था, पर लोगों को क्या हो रहा है, एलर्जी हो रहा है। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। अब हम लोग ये जो रिसर्च करते हैं ना, ये सारे रिसर्च शॉर्ट टर्म बेसिस पे, यानी हाल ही में बायोटेक्नोलॉजी ये सब के बारे में हमको पता चला है। ओके, तो हमने रिसर्च कर करके तरह तरह के उसके टेक्निक्स बना दिए। हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना दिया, ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना दिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बना दिया, ओके, यूजेनिक्स बना दिया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बना दिया। तो ऐसे बहुत सारे सेक्शंस हमने ओपन कर दिए हैं, बट ये सारे है ना अभी अभी डिस्कवर हुए, कुछ साल ही हुए हैं बेटा। ओके, तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट, यानी अगर इसको लंबे समय तक अगर हम लोग करते गए तो इंसान पे, पर्यावरण पे और बाकी के ऑर्गेनिज्म पे इसका क्या नुकसान पहुंचेगा वो तो हमको नहीं मालूम है बेटा। सो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आर अननोन। तो इसका लंबे समय का इफेक्ट्स हमको मालूम नहीं है। नेक्स्ट, फिर आज की तारीख में हम लोग जो भी प्लांट खाते हैं वो प्लांट के अंदर कुछ ना कुछ केमिकल तो होता ही है। अब जैसे हमने एडिबल वैक्सीन पढ़ा, मैं पोटैटो खाऊंगा पर वो पोटैटो के अंदर वैक्सीन है, वो पोटैटो के अंदर एंटीबॉडीज है, वो पोटैटो के अंदर ग्रोथ हार्मोन है।
सो हम लोग क्या है ना, खाने के रास्ते से और भी तरह तरह की दवाइयां, तरह तरह के प्रोटीन्स और केमिकल्स को शरीर में पहुंचाने की कोशिश करते हैं बेटा. सो न्यू प्रोटीन्स आर ऑल्सो इंजेस्टेड. इंजेस्टेड यानी खाना, यानी खाने में अब तक हम लोग ने जो केमिकल नहीं खाया, जैसे समझो फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन. अब मुझे ग्रोथ हार्मोन की जरूरत नहीं है. ग्रोथ हार्मोन की जरूरत किसको है? बौने लोगों को है, छोटी हाइट वालों को. अब समझो किसी प्लांट में छेड़छाड़ करके उसमें ग्रोथ हार्मोन वाला जीन डाल दिया, ठीक है, तो ये प्लांट अगर मैं खाता हूं, यानी ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर मैंने खाया, तो मेरे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन तो है नॉर्मल, अब ज्यादा हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी बीमारी हो सकती है, क्योंकि किसी भी केमिकल की कमी की वजह से भी बीमारी होती है, और वो केमिकल ज्यादा हो जाए तो भी बीमारी होती है बेटा. सो वो ग्रोथ हार्मोन, इट इज अ न्यू प्रोटीन. अब तक मैंने ग्रोथ हार्मोन खाया नहीं है, बट अब क्योंकि इतना रिसर्च हो गया है, तो कौन से प्लांट में कौन सा केमिकल हो, और वो केमिकल बराबर टारगेटेड इंडिविजुअल को ही दिया जा रहा है या जाने अनजाने में सभी को पहुंचाया जा रहा है. सो क्या हो रहा है ना, न्यू प्रोटीन्स जो अब तक हमने इंजेस्ट नहीं किया, जो अब तक हमने खाया नहीं है, दीज न्यू प्रोटीन्स आर ऑल्सो इंजेस्टेड. ये याद रखने का. लास्ट, फूड एडिटिव्स. खाने में, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में हमने क्या क्या डाल के रखा है? हमने एंटीबॉडीज डाल के रखा है. हम तरह तरह के एंटीबॉडीज बनाते हैं प्लांट्स के थ्रू, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के माध्यम से हम लोग पेशेंट को खिलाते हैं बेटा. ओके, उसमें हमने वैक्सीन डाल के रखा है. अब इतना सारा एंटीबॉडीज और वैक्सीन अगर बहुत बड़े पैमाने पे और जनरलाइज तरीके से यूज किया जाएगा, देखो एकदम स्पेसिफिक तरीके से अगर यूज किया जाता है ना, समझो कोई बीमार है, वो पेशेंट बीमार है, तो मैंने उसको समझो फॉर एग्जांपल पोटैटो दे दिया, और ये पोटैटो ट्रांसजेनिक पोटैटो है, इस पोटैटो के अंदर एंटीबॉडीज है, तो ये बीमार वाला पेशेंट खाएगा तो अच्छी बात है. ओके, पर कैसा ना, ये एंटीबॉडीज और वैक्सीन का अगर हद से ज्यादा इस्तेमाल करें, जहां जरूरत नहीं है वहां फिर भी हम इसका इस्तेमाल करें, तो अल्टीमेटली क्या होगा मालूम है? ऐसी नई नई डिजीजेस बनेंगी, न्यू डिजीजेस विल बी फॉर्म्ड, एंड दीज डिजीजेस विल बी रेजिस्टेंट टू एंटीबॉडीज. यानी इन बीमारियों को इन एंटीबॉडीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ओके, लास्ट, अब इस तरह का दुरुपयोग ना हो हमारे साइंस का, इसीलिए एक कमेटी, एक ग्रुप बनाया गया है जिसको बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. लिख देता हूं शॉर्ट में, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. ओके, ये फुल फॉर्म याद रखना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. मैंने एनसीईआरटी में सिखाया है. अब ये कमेटी क्या करता है? ये कमेटी सारे रिसर्च पे ध्यान रखता है, देखता है कि वो रिसर्च वैलिड है कि नहीं, और वो रिसर्च का कोई डिसएडवांटेज है कि नहीं. तो किसी भी तरह का नया रिसर्च अगर होगा, तो रिसर्च की पूरी देखरेख करने का काम, ओके, वो रिसर्च को अलाउ करना है कि नहीं अलाउ करना है, उसको अप्रूव करना है. अप्रूव करना यानी परमिशन देना. तो उसको अप्रूव करना है या नहीं करना है, ये सब जिम्मेदारी है जीईएसी की. तो हम लोग जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, ओके, जितने भी नए नए रिसर्च करते हैं, वो सारा का सारा रिसर्च को परमिशन देने की जिम्मेदारी इस ग्रुप की है, और इस ग्रुप का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. समझा बेटा? चल स्क्रीनशॉट ले ले इसका. ऑलराइट बच्चों, सो दिस वाज द लेक्चर रिगार्डिंग बायोएथिक्स. ओके, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स खास करके इंफॉर्मेशन बाय हार्ट करके रखो. हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ. टिल देन कीप रीडिंग, कीप रॉकिंग, यो यो बायो. थैंक यू.